और स्पष्ट उद्देश्य है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को इतनी गहराई से समझना कि ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। आज की स्रोत सामग्री में कुछ बेहद खास निमोनिक्स यानी याद रखने की ट्रिक्स दी गई हैं। बिल्कुल, और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम अनुच्छेदों के इस पूरे ताने बाने को बहुत ही सरलता से सुलझाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ किसी परीक्षा की तैयारी नहीं है। देश के एक नागरिक के तौर पर ये जानना सबसे जरूरी है कि संविधान से कौन से अधिकार मिले हैं। जी, और बिना किसी औपचारिकता के सीधे इन अधिकारों की बुनियाद पर आते हैं। इस बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि ये अधिकार सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए कुछ नियम नहीं है। मतलब ये वो बुनियादी शर्तें हैं जो किसी भी इंसान के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए सबसे जरूरी हैं। एकदम सही। और स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि भारत ने इस विचार की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली है, विशेष रूप से उनके बिल ऑफ राइट्स से। हाँ, और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन्हें बड़ी ही बारीकी से पिरोया गया है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि मैग्ना कार्टा असल में क्या था। साल 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, जिसने पहली बार ये तय किया था कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, उसी ऐतिहासिक दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसी तरह भारत के संविधान का भाग 3 सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाता है, और इसे संविधान की अंतरात्मा भी कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित करना है। हाँ, ताकि देश में कानून का राज ना कि किसी एक व्यक्ति या सरकार का। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार तानाशाह न बन सके। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। कई बार ऐसा माना जाता है कि एक बार मौलिक अधिकार मिल गए तो अब कोई जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। स्रोत सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ करती है कि ये अधिकार निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है। निरपेक्ष ना होने की इस बात का अर्थ ये है कि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से देश की भलाई के लिए उन पर कुछ जायज पाबंदियां भी लगाता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जिन्हें कहते हैं। जी, क्योंकि असीमित आजादी हमेशा अराजकता को जन्म देती है। इसलिए देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार इन अधिकारों को सीमित कर सकती है। और ये स्थायी भी नहीं है। सही कहा। देश की संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके इन्हें बदल सकती है। अब अगर आपातकाल यानी इमरजेंसी की बात करें तो स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। अक्सर ये धारणा होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही सारे मौलिक अधिकार हवा हो जाते हैं और नागरिक पूरी तरह से सरकार के रहमो करम पर आ जाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ा आहापल छिपा है। हाँ, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। बिल्कुल, किसी भी हालत में चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, ये दोनों निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी इंसान से उसके जीने का हक कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। यह तथ्य अपने आप में बहुत बड़ी राहत देता है। इसके साथ ही इन अधिकारों की एक और सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो उसे निचली अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब यह बात आती है कि नागरिक राज्य के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं तो ये सवाल उठता है कि संविधान की नजर में ये राज्य या स्टेट आखिर है क्या। और यहीं पर अनुच्छेद 12 तस्वीर में आता है। ये राज्य की बहुत ही विस्तृत परिभाषा तय करता है। यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भारत के नक्शे पर दिखने वाले भौगोलिक राज्यों की बात नहीं कर रहा है। असल में अनुच्छेद 12 के दायरे में पूरी की पूरी व्यवस्था आती है। इसमें भारत सरकार और संसद शामिल हैं। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल भी आते हैं। जी, और सभी स्थानीय निकाय
जैसे गांव की पंचायतें और शहर की नगरपालिकाएं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाएं जैसे LIC और ONGC भी इसमें शामिल हैं। हाँ, लगभग सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों की मांग की जा सकती है। एकदम सही। अब इस ऐतिहासिक सफर में एक और बड़ा मोड़ आता है अधिकारों की संख्या को लेकर। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, तब कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन आज ये संख्या घटकर सिर्फ 6 रह गई है। वो 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है। ये संघर्ष आजादी के तुरंत बाद के भारत से जुड़ा है, जहां जमींदारी प्रथा को खत्म करना था। सरकार को सड़कें और अस्पताल बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार आड़े आ जाता था। जैसे ही सरकार जमीन अधिग्रहित करती, जमीन के मालिक सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। और ये संसद और न्यायपालिका के बीच एक बहुत बड़े टकराव का कारण बन गया था। इस टकराव को खत्म करने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकाल दिया। हाँ, और उसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कोई जमीन छीनने पर मौलिक अधिकार का हवाला देकर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसी बदलाव के बाद हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, और इन 6 मौलिक अधिकारों को क्रम में याद रखना अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री में जो निमोलिक मास्टर क्लास दी गई है वो कमाल की है। बिल्कुल, इसमें इन 6 अधिकारों को उम्र और जीवन के पड़ाव की एक कहानी से जोड़ा गया है। अगर कोई कल्पना करे कि एक इंसान जीवन के अलग अलग चरणों से गुजर रहा है, तो ये सारे अधिकार एक स्वाभाविक क्रम में याद हो जाते हैं। चलिए इस निमोनिक को डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है 14 से 18 साल की उम्र से। ये वो उम्र है जब बच्चे अमूमन स्कूल में होते हैं। और स्कूल की सबसे खास बात होती है वहाँ की यूनिफॉर्म। स्कूल में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से आता है, वहाँ सब एक समान दिखते हैं। तो 14 से 18 की उम्र यानी स्कूल, और स्कूल मतलब समानता। इस तरह अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार याद हो जाता है। अब इंसान के जीवन का अगला पड़ाव स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने का होता है। उम्र होती है 19 से 22 साल। घर के सख्त नियम नरम पड़ जाते हैं, फैसले लेने की आजादी मिलती है। तो 19 से 22 की उम्र यानी कॉलेज, और कॉलेज का मतलब है स्वतंत्रता। तो ये हुआ दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला है। कॉलेज के बाद उम्र आती है 23 और 24 साल। ये वो समय है जब पहली बार नौकरी की तलाश होती है। और अब अगर किसी नए युवा से दिन में 23 या 24 घंटे लगातार काम करवाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये तो सीधा सीधा उस इंसान का शोषण है। बिल्कुल, 23-24 घंटे काम करवाना मतलब शोषण करना। इससे तीसरा अधिकार सामने आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दर्ज है। करियर के बाद अगला पड़ाव है 25 से 28 साल की उम्र। इसी उम्र के आसपास लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। परिवार बढ़ता है और अक्सर लोग पूजा पाठ या धर्म कर्म के मामलों में ज्यादा गंभीर होने लगते हैं। तो 25 से 28 की उम्र को धर्म के प्रति बढ़ती गंभीरता से जोड़ा जा सकता है। यह है चौथा अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब इंसान 30 की उम्र की दहलीज पर है। उम्र है 29 और 30 साल। समाज में माना जाता है कि 30 का होने से पहले इंसान को अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए, जैसे मास्टर्स या PhD, और अपनी संस्कृति की समझ विकसित कर लेनी चाहिए। तो 29-30 की उम्र का मतलब अपनी शिक्षा को पूरा करना और संस्कृति को सहेजना। ये है 5वां अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। इस पूरी निमोनिक यात्रा का सबसे शानदार हिस्सा है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। एक इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं। ट्रिक ये है कि अगर राज्य ऊपर बताए गए 5 अधिकारों में से कोई भी छीनने की कोशिश करे, तो बिना डरे अपने 32 दांत दिखाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए और वहां से अपने अधिकारों का उपचार मांगना चाहिए। एकदम सही। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को यूं ही संविधान की हृदय और आत्मा नहीं कहा था। उनका मानना था कि अगर अधिकारों को लागू करवाने का कोई तंत्र ही न हो, तो बाकी सारे अधिकार खोखले वादे बनकर रह जाएंगे। ये 32 दांत वाली ट्रिक सच में दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है, कोर्ट किस आधार पर सरकार को रोकेगा?
हाँ, सरकार दलील दे सकती है कि हमने संसद में कानून पास कर दिया है। यहीं पर स्रोत सामग्री एक ऐसे अनुच्छेद की तरफ ध्यान खींचती है जो इन अधिकारों का असली रक्षक या ढाल है। अनुच्छेद 13। इस पूरी व्यवस्था में अनुच्छेद 13 की भूमिका सबसे शक्तिशाली है। यह न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। इसका मतलब ये है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। अगर ऐसा कोई कानून पास होता भी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर देगा। और कानून शब्द में सिर्फ संसद से पास हुए बिल नहीं आते, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सरकार के आदेश या अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। स्रोत सामग्री में ऐसे याद रखने के लिए भी एक सटीक निमोनिक है। 13 को 13 पढ़ेंगे। सरकार तेरा कोई भी कानून नहीं चलेगा अगर वो मेरे अधिकारों के खिलाफ है। और वैसे भी 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, तो अधिकारों को तोड़ने वाला कानून भी अशुभ है और उसका रद्द होना तय है। हालांकि इसके साथ एक तकनीकी पेंच भी है। अनुच्छेद 13 सामान्य कानूनों पर लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर सीधे लागू नहीं होता। जी, संसद संशोधन करके अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती केस के बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत ने तय कर दिया कि संविधान का मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता। यह एक बहुत ही मजबूत संतुलन है। अब समानता के अधिकार की गहराई में उतरते हैं, जिसकी शुरुआत अनुच्छेद 14 से होती है। अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन न्याय शास्त्र में इनके मतलब बहुत अलग हैं। पहला पहलू है कानून के समक्ष समानता। ये ब्रिटेन से लिया गया है और एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये राज्य को कुछ न करने का निर्देश देता है। कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये एवी डाइसी के विधि के शासन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पहलू है कानूनों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मूल मंत्र है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। यानी जो लोग समान स्थिति में हैं, उनके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। इसे इक्वालिटी और इक्विटी के उस मशहूर स्टूल वाले उदाहरण से समझा जा सकता है। वो उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को एकदम पारदर्शी कर देता है। मान लिया जाए कि एक ऊंची दीवार के पीछे क्रिकेट मैच चल रहा है और 3 लोग मैच देखना चाहते हैं, एक लंबा आदमी, एक औसत कद का आदमी और एक छोटा बच्चा। अगर अंधी समानता या इक्वालिटी की बात करें तो तीनों को एक एक बराबर साइज का स्टूल दे दिया जाएगा। लंबे आदमी को स्टूल की जरूरत नहीं थी, फिर भी मिला। औसत कद वाला मैच देख पा रहा है, लेकिन बच्चा एक स्टूल पर खड़े होने के बावजूद दीवार के पार नहीं देख पा रहा। कानून के समक्ष अंधी समानता यही है, लेकिन इक्वालिटी या समान संरक्षण का मतलब है परिस्थितियों को समझना। लंबे आदमी को स्टूल न दिया जाए, औसत कद वाले को एक दिया जाए और बच्चे को 2 स्टूल दिए जाएं, ताकि तीनों एक ही स्तर पर आ जाएं। यही कारण है कि महिलाओं या कमजोर वर्गों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसे याद रखने का निमोनिक है 14 को चौराहे से जोड़ना। कानून के चौराहे पर चारों दिशाओं के लोग एक समान हैं। और इस समानता को जमीन पर उतारने का काम अनुच्छेद 15 करता है, लेकिन इसमें एक विशेष शब्द है, केवल। राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ 5 आधार तय किए गए हैं। धर्म, नस्ल या मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। राज्य केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद के उपभाग बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15(2) ये पक्का करता है कि छुआछूत का अंत हो। कोई किसी को सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों या कुओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। और यहाँ भी वही इक्विटी वाला सिद्धांत काम आता है। 15(3) राज्य को शक्ति देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नियम बना सके, जैसे मेट्रो में आरक्षित सीटें। और 15(4) SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसे याद रखने का तरीका भी सीधा है। 15 को 1-5 पढ़ा जा सकता है। ट्रिक ये है कि अनुच्छेद 15 में एक ही नियम है जो 5 चीजों पर भेदभाव रोकता है। या फिर आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 का उदाहरण लिया जा सकता है, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ थी। वो समय था जब हमारा संविधान बिल्कुल नया था, स्याही पूरी तरह सूखी भी नहीं थी
और न्यायपालिका के सामने उसकी पहली और शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आ खड़ी हुई थी। सच कहूं तो जब मैंने 1951 वाले इस मामले के नोट्स पढ़े तो ये किसी लीगल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगा। है ना? चंपकम दुराईराजन का मामला। हाँ, तत्कालीन मद्रास राज्य की बात है। वहां सरकार ने एक कम्युनल जियो यानी कम्युनल जनरल ऑर्डर लागू कर रखा था। मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जातियों और धर्म के आधार पर सीटें पहले से फिक्स थीं कि किस समुदाय को कितनी सीटें मिलेंगी। और यही एंट्री होती है चंपकम दुराईराजन की, जो एक ब्राह्मण महिला थी जिनके एकेडमिक अंक बहुत ही शानदार थे। लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। और वजह ये नहीं थी कि उनके नंबर कम थे। वजह ये बताई गई कि उनके समुदाय के लिए जो कोटा तय था उसकी सारी सीटें भर चुकी हैं। कोई भी आम इंसान शायद ऐसी स्थिति में हार मान लेता, लेकिन उन्होंने इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 कहता है कि धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो फिर एडमिशन में भेदभाव क्यों? और वहीं दूसरी तरफ मद्रास राज्य का डिफेंस भी कम दिलचस्प नहीं था। उनका कहना था कि हम तो बस अनुच्छेद 46 का पालन कर रहे हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अनुच्छेद 46 क्या है और इसका मौलिक अधिकारों से क्या टकराव है। यहीं पर भारतीय राजनीति और कानून की सबसे बड़ी रस्साकशी शुरू होती है। अनुच्छेद 46 असल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। मतलब वो नैतिक दिशा निर्देश जो सरकार के लिए एक आदर्श समाज बनाने के लक्ष्य हैं। बिल्कुल। मौलिक अधिकार वो सख्त नियम है जिन्हें सरकार को हर हाल में मानना है, और डीपीएसपी मोरल कंपास की तरह है। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य कमजोर वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देगा। तो मद्रास सरकार का तर्क था कि हम तो बस डीपीएसपी लागू करके कमजोर वर्गों को शिक्षा दे रहे हैं। तो न्यायपालिका के सामने असल सवाल यह था कि जब एक नागरिक के सख्त मौलिक अधिकार और सरकार के नीति निर्देशक तत्वों में आमने सामने की टक्कर हो तो जीतेगा कौन? और उस समय 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो सच में एक मील का पत्थर है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मौलिक अधिकार हमेशा डीपीएसपी से ऊपर रहेंगे। मतलब आप अपने नैतिक कर्तव्यों को लागू करने के बहाने किसी के मौलिक अधिकारों को कुचल नहीं सकते। एकदम सही। और इस फैसले ने तत्कालीन सरकार की ऐसी नींद उड़ाई कि इसके असर को खत्म करने के लिए संविधान लागू होने के मात्र 1 साल बाद ही पहला संविधान संशोधन लाना पड़ा। 1951 का पहला संशोधन। हाँ, और इसी के जरिए संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसने पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का रास्ता खोला। तो कागजों पर लिखी समानता और असल जिंदगी की समानता में बहुत फर्क है। और जब हम असल जिंदगी में समानता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल। और यहीं से हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है, अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मैंने नोट्स में कमाल की विजुअल ट्रिक पढ़ी थी, स्वीट 16 ट्रिक। स्वीट 16। देखें, जब कोई युवा 16 की उम्र में पहुंचता है तो उसे और उसके परिवार को उसके रोजगार और करियर की चिंता शुरू हो जाती है। तो जब भी सरकारी नौकरी का जिक्र आए, दिमाग में स्वीट 16 की घंटी बजनी चाहिए। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 तो बहुत सीधा नियम है कि नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। लेकिन असली खेल तो 16 क्लॉज 2 में है, जो बताता है कि किन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इन 7 आधारों को याद रखने के लिए निमोनिक है RRCS DPR। इसे थोड़ा डिकोड करें। हाँ, R से रिलीजन धर्म, दूसरे R से रेस मूलवंश, C से कास्ट और S से सेक्स यानी लिंग। उसके बाद D से डिसेंट उद्भव या वंश, P से प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान और R से रेजिडेंस यानी निवास। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर हम इस सूची को अनुच्छेद 15 वाली सूची से मिलाएं तो ये डिसेंट यानी वंश वाला शब्द सिर्फ यही अनुच्छेद 16 में क्यों दिखता है? ये बहुत ही बारीक और शानदार पॉइंट है। डिसेंट को जानबूझकर केवल अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया था, सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म को रोकने के लिए। मतलब कल को कोई ये ना कह सके कि मेरे दादाजी इस पद पर थे तो मेरा इस पद पर जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, नौकरी योग्यता पर मिलेगी, वंश पर नहीं। क्या बात है। अब अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 पर आते हैं।
जो निवास या रेजिडेंस के आधार पर एक अपवाद की बात करता है। और इसके लिए हमारी विजुअल ट्रिक है ट्री यानी पेड़। हाँ, अगर आप अंक 3 को सीधा खड़ा कर दें तो वो M या W जैसा, या कहें कि एक ट्री जैसा दिखता है। और एक पेड़ की जड़ें हमेशा एक ही जगह यानी उसके निवास स्थान पर टिकी होती हैं। तो 3 मतलब ट्री की जड़ें यानी रूट्स, और रूट्स का मतलब रेजिडेंस। अब इस ट्री वाली ट्रिक में एक गहरी कानूनी सच्चाई भी है। निवास के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता देने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं के पास नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शक्ति केवल देश की संसद के पास है, ताकि जो पिछड़े इलाके हैं वहां के स्थानीय लोगों को स्थानीय प्रशासन में जगह मिले। अगर ये शक्ति राज्यों को मिल जाती तो पूरे देश में क्षेत्रवाद हावी हो जाता। बहुत तार्किक है। और इसी समावेशी सोच को आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। इसके लिए कौन सी ट्रिक थी? अंक 4 की बनावट देखिए, ये बिल्कुल एक कुर्सी या चेयर की तरह दिखता है। तो 4 मतलब कुर्सी, और कुर्सी का मतलब है सरकारी नौकरी की वो आरक्षित सीट, जो उन पिछड़े वर्गों के लिए है जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और जब इस आरक्षित कुर्सी की बात आती है तो पूरा सामाजिक और राजनीतिक इतिहास सामने आ जाता है कि आखिर पिछड़ा वर्ग है कौन। इसके लिए समय समय पर बड़े आयोग बनाए गए। और इस पूरी टाइमलाइन को याद रखने के लिए एक बहुत ही कैची वाक्य है, काका ने मंडल बनाकर इंदिरा को आरक्षण दिया। बस इस एक लाइन में 3 सबसे बड़े ऐतिहासिक मील के पत्थर छिपे हैं। चलिए इस क्रोनोलॉजी को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले आते हैं काका, यानी काका कालेलकर आयोग, 1983 में आजाद भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे राष्ट्रपति ने बनाया था, लेकिन इसकी सिफारिशों पर कभी पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। फिर आता है वाक्य का दूसरा हिस्सा, मंडल, यानी मंडल आयोग, 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित दूसरा आयोग। और इस आयोग ने तो देश की राजनीति ही बदल कर रख दी। बिल्कुल। इन्होंने 3743 जातियों की पहचान की जो पिछड़ी हुई थीं, और सबसे महत्वपूर्ण ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। अब कोई सोच सकता है कि 27% ही क्यों? इसका गणित सीधा था। एससी और एसटी का आरक्षण पहले से 22.5% था। अगर 27 और जोड़ दें तो कुल 49.5% होता है, जो कि 50% की कानूनी सीमा के अंदर है। बिल्कुल। और फिर ट्रिक का आखिरी हिस्सा, इंदिरा, यानी 1992 का इंदिरा साहनी मामला, जिसे द मंडल केस भी कहा जाता है। ये तब हुआ था ना जब 1990 में वीपी सिंह सरकार ने अचानक मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी। हाँ, और पूरे देश में एक अभूतपूर्व और हिंसक विरोध शुरू हो गया था। युवा सड़कों पर उतर आए थे। इसी अराजकता के बीच मशहूर वकील इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की। और इस मामले में 9 जजों की बेंच बैठी। और उन्होंने जो फैसला सुनाया वो आज के आरक्षण सिस्टम का आधार है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया, लेकिन 50% की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई। और यहीं से वो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आया था। हाँ, मलाईदार तबका। इसका मकसद बहुत साफ था कि आरक्षण का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। मतलब जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं उन्हें इस क्रीमी लेयर में मानकर आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। सही। और एक बात और, कोर्ट ने उस समय पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में संसद ने 70वें संशोधन के जरिए प्रमोशन में आरक्षण फिर से बहाल कर दिया था। बिल्कुल। वैसे हमने पीआईएल या जनहित याचिका का जिक्र किया। यहाँ एक बहुत रोचक तथ्य है, ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है। हाँ, ये अमेरिका से आया था। और इसे भारत लाने का श्रेय जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर को जाता है। इस एक कदम ने न्याय के दरवाजे आम इंसान के लिए खोल दिए। कोई भी संस्था अब कमजोर वर्गों की तरफ से सीधे अदालत जा सकती है। और सामाजिक न्याय की इसी भावना को अगले 2 अनुच्छेद बिल्कुल जमीनी स्तर पर ले जाते हैं, अनुच्छेद 17 और 18, जो सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों के अंत की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 17 का निमोनिक बहुत ही सीधा है। 17 मतलब खतरा। छुआछूत समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए संविधान ने इसे जड़ से मिटा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार केवल राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है। मतलब कोई आम नागरिक भी छुआछूत करे तो वो अपराधी है। हाँ, और एक और कानूनी तथ्य ये है कि संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा ही नहीं दी गई है। इसे हमेशा इसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाता है। बहुत खूब। अब इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 18। इसके लिए हमारी विजुअल ट्रिक है 18 साल की उम्र, यानी वयस्क होने की उम्र।
18 की उम्र में लोकतंत्र की नजर में सब समान हैं, कोई महाराजा या राय बहादुर नहीं, सब बराबर। लेकिन इस नियम में दो बहुत महत्वपूर्ण अपवाद हैं। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा सिवाय सैन्य उपाधियों के, जैसे परमवीर चक्र। हाँ, और शैक्षणिक उपाधियों के, जैसे डॉक्टर या पीएचडी। और एक सख्त नियम ये भी है कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से उपाधि नहीं ले सकता। तो अब तक के सफर में समानता आ गई, नौकरियों के नियम तय हो गए, बुराइयां खत्म हो गई। अब बात आती है लोकतंत्र की असली धड़कन की। अनुच्छेद 19 जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। और इन 6 स्वतंत्रताओं को क्रम में याद रखने के लिए मैंने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी तैयार की है, सामरो ट्रिक, SAAMRO। सुनती हूँ, क्या है ये कहानी? सबसे पहले मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने एक जोरदार भाषण दिया। ये है S, स्पीच यानी वाक आजादी, 19 क्लॉज 1। मेरी बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। ये है A, असेंबली, सभा करने की आजादी, 19 क्लॉज 1B। यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये सभा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जब हम इकट्ठा हुए तो हमने मिलकर एक पार्टी या संघ बना लिया। यह है अगला A, एसोसिएशन, संघ बनाने की आजादी, 19 क्लॉज 1C। और इसमें एक कानूनी विकास हुआ था। 97वें संविधान संशोधन से इसमें सहकारी समितियां भी जोड़ा गया। क्या बात है। अब पार्टी बन गई तो प्रचार के लिए हम पूरे भारत में खुलकर घूमें। ये है M, मूवमेंट, कहीं भी आने जाने की आजादी, 19 क्लॉज 1D। घूमते घूमते एक जगह बहुत पसंद आई और हम वहीं बस गए। ये है R, रेजिडेंस, निवास करने की आजादी, 19 क्लॉज 1E। अब इसके बाद की सूची थोड़ी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि नोट्स में इसके बाद सीधा 19 क्लॉज 1G आ गया। बीच का F कहाँ गया? F का गायब होना बहुत बड़ा बदलाव था। मूल संविधान में ये संपत्ति का अधिकार था, लेकिन भूमि सुधारों में रुकावट बनने की वजह से 44वें संशोधन 1978 के जरिए इसे हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, तो ये था राज। तो कहानी के अंत पर आते हैं। उस नई जगह पर अपना पेट पालने के लिए हमने कोई व्यापार या पेशा शुरू कर दिया। ये है O, ऑक्यूपेशन, पेशा चुनने की आजादी, 19 क्लॉज 1G। तो पूरी कहानी बन गई। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और ऑक्यूपेशन। सामरो। लेकिन क्या ये आजादियां असीमित हैं, बिना किसी रोक टोक के? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो यही संविधान का यथार्थवाद सामने आता है। कोई अधिकार असीमित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 उचित प्रतिबंधों की बात करता है ना? हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप स्पीच के नाम पर देश की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में नहीं डाल सकते। न्यायालय की अवमानना या मानहानि के आधार पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद अदालतों ने अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A के उसी भाषण वाले वाक्य में से कई छिपे हुए अधिकार खोज निकाले हैं। इम्प्लाइड राइट्स, जैसे 1950 का रोमेश थापर मामला, जिसने साफ किया कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी आजादी का हिस्सा है। और 1975 का राजनारायण मामला, जिसने RTI या सूचना के अधिकार की नींव रखी। तकनीकी दौर में तो ये और बढ़ गया है, जैसे 2020 का अनुराधा भसीन मामला। बिल्कुल, जहां कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी बात रखना भी सुरक्षित अधिकार है। और 2015 का श्रेया सिंघल मामला तो ऐतिहासिक था। IT एक्ट की धारा 66A को रद्द करना। ये वही मामला था ना जहां फेसबुक पोस्ट के लिए लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था? हाँ, उस धारा की भाषा इतनी अस्पष्ट थी कि किसी भी पोस्ट को परेशान करने वाला बताकर गिरफ्तारी हो रही थी। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना और रद्द कर दिया। तो अगर आज की इस चर्चा को समेटें, 17 का खतरा छुआछूत मिटाता है, 18 की उम्र राजशाही खत्म करती है, और सामरो हमें खुलकर जीने की आजादी देता है। लेकिन के साथ शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 20 से, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि या कन्विक्शन के संबंध में संरक्षण देता है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो अगर किसी पर कोई इल्जाम लगा है तो भी उसके कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं। इसमें 3 बहुत ही कड़े नियम हैं। पहला है पूर्वव्यापी कानून से बचाव, जिसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। दूसरा है दोहरा संकट या डबल जेपार्डी से सुरक्षा, और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने से आजादी। इन तीनों नियमों के पीछे की सोच बहुत गहरी है। जैसे अगर पहले नियम को सोचें तो
इसका सीधा सा मतलब है कि सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो अपराध के दिन लागू था। एकदम सही। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज कोई ऐसा काम किया है जिसकी सजा आज के कानून में 6 महीने की कैद है। अब अगर कल सरकार को लगे कि ये अपराध बढ़ रहा है और वो कानून बदलकर सजा को बढ़ाकर 2 साल कर दें, अगू करके सजा नहीं बढ़ा सकती। ये नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाता है। ये बहुत ही जरूरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। और जो दूसरा नियम है, डबल जेपार्डी या दोहरा संकट, वो भी इसी तरह की सुरक्षा देता है। फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि एक ही जुर्म के लिए बार बार परेशान किया जाता है। पर संविधान साफ कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही अपराध के लिए अदालत द्वारा 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक बार ट्रायल पूरा हो गया और सजा मिल गई तो उसी मामले में दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इसका तीसरा नियम पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा नियंत्रण लगाता है। ये नियम है कि किसी भी आरोपी को खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सही कहा। पुलिस टॉर्चर करके या डरा धमकाकर ये नहीं कहलवा सकती कि जुर्म मैंने ही किया है। जबरदस्ती लिए गए ऐसे कबूलनामे की अदालत में कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प कानूनी पेंच है। क्या इस नियम का मतलब ये है कि पुलिस किसी से जांच के लिए खून का सैंपल भी नहीं मांग सकती? मैंने पढ़ा है कि इसमें कुछ अपवाद है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है। खुद के खिलाफ गवाही देने का मतलब मौखिक या लिखित गवाही से है। पुलिस जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति से उसके उंगलियों के निशान, अंगूठे का निशान या डीएनए सैंपल देने के लिए कह सकती है। यानी भौतिक सबूत। बिल्कुल। अगर पुलिस किसी क्राइम सीन से मिले खून का मिलान आरोपी के खून से करना चाहती है, तो इसे खुद के खिलाफ गवाही देना नहीं माना जाएगा। ये भौतिक सबूत है और इन्हें देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनने में भले ही ये सब बहुत तकनीकी लगे, लेकिन इन्हें याद रखने की जो ट्रिक्स है वो बहुत ही आसान है। मैं बताती हूँ। अनुच्छेद 20 का निमोनिक है 20, यानी 2 और 0। ये काफी रोचक लग रहा है। कट नहीं, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। और जो 0 है उसका मतलब है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए 0 दबाव और पुराने बदले हुए कानूनों का सजा पर 0 असर। क्या बात है। ये निमोनिक बहुत ही सटीक है। और इसी 20 की सुरक्षा से एक कदम आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 21 पर, जो शायद पूरे भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली और जीवंत हिस्सा है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है, जो कि जापानी संविधान से प्रेरित है। एकदम सही। और यहाँ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र नियम छिपा है जो इस अनुच्छेद को सबसे अलग बनाता है। आपातकाल के दौरान भी जब देश में सब कुछ रोक दिया जाता है, तब भी अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित या सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। बिल्कुल। 1970 के दशक के आपातकाल के अनुभवों के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि जीवन और आज़ादी के अधिकार को किसी भी स्थिति में छीना न जा सके। ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बहुत सीधी है। अनुच्छेद 21 का निमोनिक है उम्र 21। हमारे समाज में माना जाता है कि जब कोई 21 साल का हो जाता है तो वो पूरी तरह से वयस्क हो गया है और उसे अपनी जिंदगी और आज़ादी के फैसले लेने का पूरा हक मिल जाता है। तो 21 का सीधा मतलब हुआ जीवन और आज़ादी। लेकिन इस जीवन शब्द की व्याख्या हमेशा एक जैसी नहीं रही है। शुरुआत में अदालतों का नजरिया बहुत सीमित था। 1950 के ए.के. गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर विधायिका ने कोई कानून पास कर दिया है तो वो सही है। उस समय अदालत कानून की नीयत पर सवाल नहीं उठा रही थी। हाँ, लेकिन फिर 1978 में एक ऐसा केस आया जिसने पूरी कानूनी दिशा ही बदल दी। मैं बात कर रही हूँ ऐतिहासिक मेनका गांधी मामले की, जहां तक मुझे याद है उनका पासपोर्ट बिना कोई खास वजह बताए जब्त कर लिया गया था। और सरकार का तर्क था कि हमने तो सिर्फ कानून की प्रक्रिया का पालन किया है। वही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ एक कानून का कागज पर होना ही काफी नहीं है। तो उन्होंने अमेरिकी संविधान की एक बहुत ही सशक्त अवधारणा को अपनाया, जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि कानून मनमाना या क्रूर नहीं हो सकता, उसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना ही चाहिए। इसी एक फैसले ने अनुच्छेद 21 का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। अदालत ने माना कि जीवन का अर्थ महज जानवरों की तरह सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है,
बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। ये तो सच में अधिकारों के एक नए युग की शुरुआत थी। इसी फैसले के बाद तो अनुच्छेद 21 एक छतरी बन गया, जिसके नीचे कई और अधिकार जुड़ते चले गए। अगर हम कुछ प्रमुख मामलों की बात करें, तो एक पूरी कहानी नजर आती है कि कैसे आम लोगों के संघर्षों ने संविधान को आकार दिया। जैसे 1979 का हुसैनारा खातून मामला। ये बिहार की जेलों में बंद उन हजारों विचाराधीन कैदियों की कहानी थी जो अपने अपराध की अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय जेल में बिता चुके थे, क्योंकि उनके पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं थे। जो कि बहुत ही दुखद था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि मुफ्त कानूनी मदद और स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित न्याय कोई खैरात नहीं है। ये अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी 1985 के ओल्गा टेलिस मामले की भी है, जिसे फुटपाथ वालों का केस भी कहा जाता है। बंबई की भारी बारिश के बीच फुटपाथ पर रहने वालों को अचानक हटाने का आदेश दे दिया गया था। तब ये सवाल उठा कि क्या आजीविका कमाने का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था हाँ। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उसके काम करने की जगह से उसकी आजीविका से दूर कर दिया जाए तो वो गरिमा के साथ कैसे जी सकता है। इसलिए आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 से अलग नहीं किया जा सकता। किसी को बेदखल करने से पहले उचित नोटिस और सुनवाई का मौका देना अनिवार्य कर दिया गया। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे कानून कागज से निकलकर सड़क पर खड़े इंसान के आंसू पोंछने का काम करता है। इसी तरह मौत की सजा को लेकर बचन सिंह का मामला बहुत अहम रहा। बिल्कुल। इसमें यह स्थापित किया गया कि फांसी की सजा हर हत्या के मामले में नहीं दी जा सकती। यह केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए, जहां अपराध इतना क्रूर हो कि समाज की अंतरात्मा हिल जाए। और इसी गरिमा की बात जब मृत्यु के संदर्भ में आती है तो 2011 का अरुणा शानबाग मामला सामने आता है। ये एक बेहद संवेदनशील केस था। अरुणा दशकों तक एक अस्पताल के बिस्तर पर कोमा जैसी स्थिति में थी। इस केस ने भारत में पैसिव यूथेनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त मेडिकल गाइडलाइंस के साथ इसे वैध करार दिया। इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के ठीक होने की कोई चिकित्सीय गुंजाइश नहीं बची है और लाइफ सपोर्ट के जरिए सिर्फ उसकी तकलीफ बढ़ रही है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। लेकिन ये स्पष्ट रहे कि भारत में किसी को जहर का इंजेक्शन देकर जान लेना, जिसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, वो आज भी पूरी तरह गैर कानूनी है। सही कहा। जीवन और मृत्यु के इन गंभीर सवालों से थोड़ा आगे बढ़ें तो 2017 का के.एस. पुट्टास्वामी मामला आधुनिक डिजिटल युग के लिए एक मील का पत्थर है। हर तरफ कैमरे और स्मार्टफोन के इस दौर में अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का ही एक अभिन्न अंग है। यानी किसी की निजी जिंदगी, उसके डेटा और उसकी चॉइस में तांग झांक करना सीधे उसके जीवन के अधिकार पर हमला माना जाएगा। ये सारे फैसले साबित करते हैं कि भारतीय संविधान कोई रुकी हुई नदी नहीं है, बल्कि एक बहता हुआ झरना है जो समय और समाज के साथ अपना रास्ता खुद बनाता है। अब इसी विकास क्रम में एक और बहुत बड़े अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार। मूल संविधान में अनुच्छेद 21A नहीं था। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया। ये सरकार की जिम्मेदारी तय करता है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। कैसे समझेगा? और इसे याद रखने की ट्रिक भी बहुत दिलचस्प है। अनुच्छेद 21A के ए को एप्पल या एकेडमिक से जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ, बचपन में पढ़ाई की शुरुआत A फॉर एप्पल से ही होती है और जो उम्र का पैमाना है 6 से 14 साल, उसका लॉजिक भी एकदम व्यवहारिक है। अमूमन 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में ABCD सीखता है और 14 साल का होते होते वो 8वीं कक्षा पास कर लेता है, जो कि बेसिक शिक्षा का एक पड़ाव है। बहुत खूब। यानी 21 साल की उम्र में आज़ादी मिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 21A के तहत 6 साल की उम्र से ही एकेडमिक शुरुआत कर देनी चाहिए। अब शिक्षा और आज़ादी की इस चर्चा से आगे बढ़कर एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जो किसी के लिए भी डरावनी हो सकती है, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। यहाँ अनुच्छेद 22 सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं। पहला, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। दूसरा, उसे अपने वकील से सलाह लेने का हक है। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर
उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये 24 घंटे का नियम वास्तव में पुलिस हिरासत में होने वाले उत्पीड़न को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। एक बार व्यक्ति जज के सामने पहुंच गया तो फिर पुलिस अपनी मर्जी नहीं चला सकती। जज ही तय करेगा कि उसे आगे हिरासत में रखना है या छोड़ देना है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा पेच है। अनुच्छेद 22 को पूरी तरह समझने के लिए हमें दो अलग अलग तरह के निरोध यानी डिटेंशन को समझना होगा। एक है दंडात्मक निरोध और दूसरा है निवारक निरोध। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन तो वो है जो किसी अपराध के हो जाने के बाद होता है। अदालत में मुकदमा चलता है और सबूत पेश होते हैं। अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसे सजा के तौर पर जेल में रखा जाता है। ये तो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या भला है? प्रिवेंटिव डिटेंशन संविधान का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। इसमें किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने कोई जुर्म किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि प्रशासन को शक होता है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है जिससे देश की सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। ये सजा नहीं है, ये एक तरह की एहतियात है। लेकिन शक के आधार पर गिरफ्तारी, ये तो किसी की भी आज़ादी छीनने का बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। बिना किसी कोर्ट ट्रायल के किसी को जेल में डाल देना तो सीधे सीधे पुलिस को असीमित शक्ति देने जैसा है। संविधान निर्माताओं को भी इस खतरे का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने इसके लिए अलग और सख्त नियम बनाए। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के अधिकतम 3 महीने तक की हिरासत में रखा जा सकता है। और अगर सरकार को 3 महीने से ज्यादा समय तक किसी को इस तरह जेल में रखना है तो उसे हाईकोर्ट के जजों वाले एक सलाहकार बोर्ड के सामने मामला पेश करना होगा। अगर वो बोर्ड मंजूरी देता है तभी अवधि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसमें भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसे किन आधारों पर पकड़ा गया है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। ये पूरी प्रक्रिया कितनी जटिल है। इसे याद रखने का जो निमोनिक है वो काफी विजुअल है। अनुच्छेद 22 की संख्या 22 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों बिल्कुल दो हथकड़ियों जैसी दिखती हैं। हथकड़ी मतलब गिरफ्तारी का कानून। और जो 24 घंटे में जज के सामने पेश करने का नियम है, उसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। अगर 2 के आगे वो 4 लगा दिया जाए तो वो 24 बन जाता है। ये हथकड़ी वाला निमोनिक सच में कभी न भूलने वाला है। गिरफ्तारी और निरोध के इस भारी भरकम विषय से निकलकर अब हम समाज के उन कमजोर वर्गों की बात करते हैं जिनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से मानव तस्करी और बेगार यानी जबरदस्त श्रम पर सख्त रोक लगाता है। इंसानों को जानवरों या सामान की तरह खरीदना, बेचना या किसी से बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना भारत में गंभीर अपराध है। यहाँ बेगार और आम काम के बीच का फर्क समझना जरूरी है। बेगार का मतलब सिर्फ काम करवाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ और बिना उचित वेतन दिए काम करवाना है, जो पुराने जमाने में सामंती व्यवस्था का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसमें भी एक अहम अपवाद है। हाँ, राष्ट्रहित कब से ऊपर है। अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, युद्ध छिड़ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो राज्य अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के लिए नागरिकों से काम ले सकता है। उस विशेष परिस्थिति में कोई ये कहकर काम से मना नहीं कर सकता कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है या जबरन श्रम है। और इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 24, जो हमारे देश के भविष्य यानी बच्चों से जुड़ा है। ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक जगह पर काम करने से साफ मना करता है। हमने अक्सर पटाखा फैक्ट्रियों या कांच के कारखानों में बच्चों के काम करने की खबरें सुनी हैं। यह अनुच्छेद उसी शोषण को गैर कानूनी बनाता है। हालांकि अगर कोई बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार की दुकान में हाथ बटाता है जहां कोई खतरा नहीं है, तो उसे बालश्रम नहीं माना जाता। इन दोनों शोषण विरोधी अनुच्छेदों को याद रखने की ट्रिक बहुत ही दिलचस्प है। मैं बताती हूँ। अनुच्छेद 23 के लिए हमारा न्यूमोनिक है 2-3। इसका लॉजिक ये है कि 2-3 लोग मिलकर भी किसी एक इंसान को बाजार में बेच नहीं सकते। ये मानव तस्करी के खिलाफ है। क्या बात है। और इसके अलावा कोई भी इंसान धोखे से फ्री में किसी से काम नहीं करवा सकता। यहाँ 2 का साउंड धोखे से और 3 का साउंड फ्री से मिलता जुलता है, तो धोखे से फ्री में काम करवाना यानी जबरन श्रम मना है। कमाल की ट्रिक है। धोखे से फ्री में काम नहीं। और अनुच्छेद 24 का क्या निमोनिक है? वो तो और भी आसान है। किसी भी छोटे बच्चे से 24 घंटे कारखाने में काम करवाना एक अमानवीय पाप है। यहाँ 24 घंटे काम और 14 साल की उम्र, इन दोनों शब्दों की ध्वनि काफी मिलती जुलती है।
24 और 14 को एक साथ जोड़ने से यह नियम हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाता है। बिल्कुल। और अब हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के आखिरी लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अनुच्छेद 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद भारत में रहने वाले हर इंसान को अपने अंतःकरण की आवाज सुनने की आजादी देता है। व्यक्ति को पूरा हक है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, उसके रीति रिवाजों का पालन करे और अपने विश्वास का प्रचार करें। धर्म को अंदर से मानना और बाहर से उसका आचरण करना, दोनों की पूरी छूट है। लेकिन यहाँ संविधान बहुत ही स्पष्ट तौर पर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार किसी को भी ये छूट नहीं देता कि वो डरा धमका कर, किसी मजबूरी का फायदा उठाकर या लालच देकर किसी और का धर्म परिवर्तन कराए। बलपूर्वक कराया गया धर्मांतरण पूरी तरह से गैरकानूनी है। धर्म के प्रचार और जबरन धर्मांतरण के बीच का ये फर्क बहुत नाजुक लेकिन बेहद जरूरी है, और इसे याद रखने का निमोनिक एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार से जुड़ा है। 25 दिसंबर पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है। इसी 25 तारीख से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 हर इंसान को अपने अपने धार्मिक त्योहार मनाने और अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। 27 और 28। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। इसे दिमाग में फिक्स करने की जो ट्रिक है ना, वो बहुत ही रोचक है। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए, 26, इस शब्द की ध्वनि को ध्यान से सुने तो इसे छवि या अंग्रेजी के शब्द फिक्स से जोड़ा जा सकता है। तो हमारा सूत्र बनता है, अपनी धार्मिक संस्था की छवि बनाओ और उसके मामले खुद फिक्स करो। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक मानसिक मॉडल है ना? तो इस सूत्र के तहत हर धार्मिक संस्था या संप्रदाय को मुख्य रूप से 4 अधिकार मिलते हैं। पहला, संस्थाओं की स्थापना और उनका रखरखाव। हाँ। दूसरा, अपने धर्म से जुड़े मामलों का खुद प्रबंधन करना। तीसरा, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व रखना। और चौथा, उस संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। और यहीं पर जो कानूनी बारीकियां उभर कर आती हैं, वे अनुच्छेद 25 और 26 के बीच का सबसे बड़ा तकनीकी अंतर तय करती हैं। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 25 जहां एक अकेले नागरिक की व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं जो अनुच्छेद 26 है वो पूरी तरह से धार्मिक संस्थाओं या समूहों के सामूहिक अधिकारों के लिए है। मतलब ये एक ग्रुप के लिए है। बिल्कुल। जैसे रामकृष्ण मिशन ले लीजिए या कोई विशेष मठ, उन्हें अपने आंतरिक प्रशासनिक मामलों को चलाने की जो स्वायत्ता मिलती है वो इसी अनुच्छेद से आती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सरकार इन संस्थाओं की संपत्ति के प्रशासन में नियम तो बना सकती है, लेकिन वो उनके धर्म से जुड़े मूल प्रबंधन को पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं ले सकती। तो ये जो सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार का अंतर है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर कोई धार्मिक संस्था अपनी संपत्ति का प्रशासन कर रही है, तो वहां पैसे और टैक्स का मुद्दा आना तो स्वाभाविक है। एकदम स्वाभाविक है। और यहीं से अनुच्छेद 27 की भूमिका शुरू होती है, जो करों से यानी टैक्स से स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसका निमोनिक क्या है? इसका स्मृति सूत्र है 27। मतलब इस शब्द की ध्वनि सताए से मिलती है। तो सूत्र बनता है, सरकार धर्म के नाम पर टैक्स लेकर किसी को सता नहीं सकती। बहुत बढ़िया। और असल में ये प्रावधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सबसे मजबूत आधार है। हाँ, क्योंकि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसका पैसा किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च होना हो। बिल्कुल सही। क्योंकि भारत राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, इसलिए जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म की प्रगति के लिए नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या? न्यायपालिका ने टैक्स और फीस के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची है। राज्य किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं ले सकता, लेकिन वो शुल्क यानी फीस जरूर ले सकता है। अच्छा, मतलब अगर सरकार कुंभ मेले या अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में तीर्थयात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष सुरक्षा या मेडिकल सुविधा दे रही है, तो उसके लिए लिया गया पैसा टैक्स नहीं बल्कि फीस कहलाएगा। एकदम सटीक। कर या टैक्स एक अनिवार्य वसूली है जो सरकार के खजाने में जाती है, जबकि फीस किसी विशेष सेवा के बदले ली जाती है। तो राज्य का उद्देश्य वहां धार्मिक अनुष्ठान कराना नहीं है,
बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है। बिल्कुल। अब धर्म और राज्य के पैसे का ये जो संबंध है, ये अनुच्छेद 28 में जाकर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। हाँ, अनुच्छेद 28 ये उन सवालों का जवाब देता है कि क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसका स्मृति सूत्र कैसे काम करता है? इसका सूत्र है 28, जिसे हम पढ़ाई से जोड़ सकते हैं। मतलब सरकारी स्कूल की पढ़ाई में धर्म की क्लास 28 मिनट की भी नहीं होगी। बहुत दिलचस्प। और इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ही संविधान शिक्षण संस्थानों को 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है। हाँ, पहली श्रेणी तो वो है जो पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलती है। वहां तो धार्मिक शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सही कहा। और दूसरी श्रेणी में वे संस्थान आते हैं जिनका प्रशासन तो सरकार करती है, लेकिन वे किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित हुए हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या कोई मदरसा या गुरुकुल जिसे ट्रस्ट ने बनाया हो। बिल्कुल। चूंकि इनकी स्थापना ही किसी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक ट्रस्ट के तहत हुई है, इसलिए यहाँ धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति होती है। और इसके बाद 2 और श्रेणियां बचती हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल और राज्य से सहायता प्राप्त स्कूल। हाँ, और इन दोनों में नियम काफी संतुलित रखे गए हैं। मतलब यहाँ धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन किसी भी छात्र को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और अगर छात्र नाबालिग है तो उसके माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति होना अनिवार्य है। यह व्यवस्था राज्य के तटस्थ रहने के सिद्धांत को और मजबूत करती है। चलिए अब इस चर्चा को भाग 2 की ओर मोड़ते हैं, जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों यानी अनुच्छेद 29 और 30 पर केंद्रित है। और मैं बता दूं, कानूनी भाषा और आम समझ के बीच सबसे बड़ा विरोधाभास या कंफ्यूजन कह लें, वो इन्हीं अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 29 की बात करें, इसका स्मृति सूत्र है 29, जिसे उन्नति शब्द से जोड़ा गया है। सूत्र है, हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की उन्नति करने का अधिकार है। अब यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत बड़ा मिथबस्टर सामने आता है। क्या? अक्सर लोग मानते हैं कि अनुच्छेद 29 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, क्योंकि इसकी हेडिंग में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हाँ, हेडिंग तो यही कहती है। लेकिन जब हम कानूनी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि अंदर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो है नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए। मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद बहुसंख्यकों सहित देश के हर उस समूह पर लागू होता है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि संविधान की केवल हेडिंग पढ़ना कितना भ्रामक हो सकता है। सही कहा। और इसी का एक हिस्सा ये भी है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश के समय केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता। अब इसके समानांतर अनुच्छेद 30 को देखते हैं, जो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की बात करता है। 30, जिसे अंग्रेजी के शब्द टीच या फीस से जोड़ा जा सकता है। तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनता है, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को टीच करने के लिए अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं। और यहाँ अनुच्छेद 29 और 30 का अंतर पूरी तरह से साफ हो जाता है। और ये अंतर समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग पर लागू होता है, वहीं अनुच्छेद 30 का लाभ विशेष रूप से और केवल अल्पसंख्यकों को ही मिलता है। सिर्फ माइनॉरिटीज को। हाँ, इसके तहत धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के स्कूल या कॉलेज खोलने और उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। और सरकार जब अनुदान या ग्रांट्स बांटेगी तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि कोई संस्थान किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। बिल्कुल। उन्हें अपने स्टाफ की नियुक्ति और प्रशासन तय करने की व्यापक स्वायत्तता मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अनुसंधान आधारित तथ्य सामने आता है जो सच में भारतीय संविधान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आप किस रहस्य की बात कर रही हैं? देखिए, पूरे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पूरे संविधान के किसी भी पन्ने पर इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं दी गई है कि असल में अल्पसंख्यक माना किसे जाएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कानूनी बहस का विषय रहा है। संविधान केवल इतना बताता है कि अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होंगे, धार्मिक और भाषाई। लेकिन परिभाषा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स समय और भूगोल के साथ बदलती रहती है।
जो समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है वो किसी राज्य विशेष में अल्पसंख्यक हो सकता है। ये तो है। पीएमए पाई जैसे ऐतिहासिक मुकदमों में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य की सीमाओं के आधार पर होना चाहिए। तो परिभाषा का न होना एक तरफ लचीलापन देता है तो दूसरी तरफ कई बार विवादों का कारण भी बनता है। बिल्कुल सही। अब इन अधिकारों को समझने के बाद भाग 3 में प्रवेश करते हैं, जो पूरे संविधान का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, अनुच्छेद 32 और इसके तहत जारी होने वाली रिट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 32 को याद रखने का मानसिक मॉडल इंसान के शरीर से लिया गया है। इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं। जिस तरह ये 32 दांत भोजन को सही तरीके से चबाकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ठीक उसी तरह अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करके पूरे संविधान के शरीर को बीमारियों यानी उल्लंघनों से बचाता है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा करार दिया था। हाँ, क्योंकि सिर्फ अधिकारों की सूची दे देना काफी नहीं है जब तक उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तंत्र न हो। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 आम नागरिक को यह अभूतपूर्व शक्ति देता है कि अगर राज्य उसके मौलिक अधिकार छीनता है तो वो निचली अदालतों के धक्के खाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 विशेष प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। तो चलिए इन 5 रिट्स की जटिल कानूनी शब्दावली को सुलझाते हैं। सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। जब किसी को गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाया जाता है तब कोर्ट ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश देता है, ताकि गिरफ्तारी की वैधता की जांच हो सके। बिल्कुल। और भारतीय कानूनी इतिहास में जब भी हेबियस कॉर्पस का जिक्र होता है तो एडीएम जबलपुर मामले को नहीं भुलाया जा सकता, जिसे हेबियस कॉर्पस केस के नाम से ही जाना जाता है। वो जो 1975 के आपातकाल के दौरान हुआ था। हाँ, जब सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए थे, तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से ये फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान कोई भी नागरिक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। ये तो न्यायपालिका के इतिहास का बहुत ही अंधकारमय अध्याय था। बिल्कुल, जो ये साबित करता है कि जब ये रिट काम नहीं करती तो नागरिक निरंकुश सत्ता के सामने कितना बेबस हो जाता है। इसके बाद दूसरी रिट का नंबर आता है परमादेश, जिसे मैंडामस कहते हैं। हाँ, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। हाँ, ये तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या प्राधिकरण अपनी कानूनी ड्यूटी पूरी करने से इनकार कर दे। जैसे अगर कोई अपना लाइसेंस रिन्यू कराने सरकारी दफ्तर जाए और अधिकारी बिना कारण फाइल दबाकर बैठ जाए तो कोर्ट मैंडेमस जारी करके उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है। एकदम सही उदाहरण। लेकिन इसके कुछ सख्त अपवाद भी हैं। ये सिर्फ कानूनी रूप से बाध्यकारी कर्तव्य के लिए जारी हो सकती है। मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ नहीं। और देश के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। समझ गई। अब तीसरी रिट पर आते हैं, निषेध यानी प्रोहिबिशन। इसके नाम से ही साफ है निषिद्ध करना या रोकना। ये प्रकृति में निवारक यानी प्रिवेंटिव है। मतलब जब कोई निचली अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तब उच्च न्यायालय उसे वहीं रोक देता है। बिल्कुल, गलती होने से पहले रोकना। और इसे समझने के साथ ही चौथी रिट उत्प्रेषण यानी सर्ट्योरारी को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कैसे? जहां प्रोहिबिशन निवारक है वहीं सर्ट्योरारी उपचारात्मक यानी क्यूरेटिव है। इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। अच्छा, तो अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला सुना चुकी है तब क्या होगा? तब कोर्ट प्रोहिबिशन नहीं लगा सकता। तब उच्च न्यायालय सर्ट्योरारी के रेट जारी करके उस अवैध आदेश को निरस्त कर देता है या मामले को सीधे अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। तो आसान भाषा में प्रोहिबिशन का मतलब है जज को गलत आदेश पर साइन करने से पहले रोकना, और सर्ट्योरारी का मतलब है गलत आदेश पर साइन हो जाने के बाद उस कागज को फाड़ देना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी रिट की, अधिकार पृच्छा, जिसे को वारंटो कहा जाता है। इसका अर्थ है किस अधिकार से।
ये रिट तब काम आती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो कानूनी रूप से योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी पद की अधिकतम आयु 60 वर्ष है और कोई 62 साल का व्यक्ति उस पद पर बैठा है, तो कोर्ट को वारंटो रिट जारी करके उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से इस पद पर है, और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे हटाया जा सकता है। तो इन पांचों रिट्स के तंत्र को समझने के बाद एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों की तुलना। आम धारणा तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, इसलिए उसका दायरा भी सबसे बड़ा होगा। लेकिन अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट के लिए है, उनका तकनीकी विश्लेषण तो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल, कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो हाई कोर्ट का रिट क्षेत्र अधिकार वास्तव में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है ना? देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल तब रिट जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। दायरा भी सबसे बड़ा होगा। लेकिन अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट के लिए है, उनका तकनीकी विश्लेषण तो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल, कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो हाई कोर्ट का रिट क्षेत्र अधिकार वास्तव में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है ना? देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल तब रिट जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य कानूनी अधिकार के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक संतुलन भी तो है, क्योंकि अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। सही कहा। जबकि हाई कोर्ट का रिट जारी करना उसका विवेकाधिकार यानी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो क्षेत्राधिकार का यह वर्गीकरण पूरी व्यवस्था को संतुलित करता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव यानी भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कुछ अपवाद और विशेष शक्तियां शामिल हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 को याद रखने का सूत्र है 33 में 2 बार 3 आता है, जिसे हम तीनों सेनाओं से जोड़ सकते हैं। और यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकें। क्योंकि सेना और पुलिस में मौलिक अधिकारों से ज्यादा अनुशासन जरूरी है ना? बिल्कुल। अगर कोई खुफिया एजेंसी का अधिकारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर गोपनीय बातें बताने लगे तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सही बात है। इसके बाद अनुच्छेद 34 आता है। 34 में 4 आता है। 4 का मतलब है चारों तरफ। तो जब चारों तरफ सेना का राज हो जाता है तो उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। और अनुच्छेद 34 यही प्रावधान करता है कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां अधिकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मार्शल लॉ की यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम के कानून से ली गई है। ये सामान्य आपातकाल से भी ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। और अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रावधान अनुच्छेद 35। इसे कैसे याद रखेंगे? 35 को आम बोलचाल के मुहावरे 3-5 करना से जोड़ा जा सकता है। मतलब ये कि मौलिक अधिकारों को पूरे देश में लागू करने के लिए 3-5 करने यानी विशेष कानून बनाने की एकमात्र शक्ति केवल संसद के पास है। राज्य की विधानसभाएं ये कानून नहीं बना सकती। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच एकदम स्पष्ट थी। वो चाहते थे कि अधिकारों की प्रकृति और दंड पूरे भारत में एक समान रहें, यानी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। हाँ, अगर हर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता तो पूरे एक रूपता ही खत्म हो जाती। बिल्कुल। और इन सब कानूनी बारीकियों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी अधिकार जैसे जीवन का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए हैं। तो इन सब अनुच्छेदों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक विचार जो दिमाग में अटक जाता है वो ये है कि एक तरफ भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के तहत इतने विशेष अधिकार सौंपता है कि वे अपने स्कूल खुद चला सकें, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी ये परिभाषित ही नहीं किया गया है कि असल में अल्पसंख्यक है कौन। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शून्य है। और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 29 की हेडिंग में साफ साफ अल्पसंख्यक लिखा है,
लेकिन जब उसका कानून पढ़ते हैं तो वो देश के बहुसंख्यक सहित हर नागरिक पर लागू होता है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। ये पूरी व्यवस्था इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि संविधान की सिर्फ ऊपरी